सो आज हम लोग सोशल लर्निंग के बारे में बात करेंगे। और सोशल लर्निंग जैसा कि आप जानते हैं, बैंडोरा से ये और भी कई थेरिस्ट हुए। बैंडोरा का योगदान इसमें माना जाता है, काफी गंभीरता से इनको लिया जाता है। मुख्य रूप से सोशल लर्निंग का मतलब यह है कि एक ह्यूमंस में एक स्पेशल क्वालिटी है जो वो दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखता है। एंड दिस इज ए स्पेसिफिक स्पेसीज स्पेसिफिक। इस स्पेसीज का एक ये स्पेसिफिक क्वालिटी है, दूसरे मैमल्स में ये नहीं देखा गया है करना। हालांकि कुछ मंकी लोग कुछ कॉपी कर लेते हैं और कुछ चीजें, बट लर्निंग कहाँ तक हो पाती है वो पता नहीं। कि लर्निंग का मतलब हुआ कि आप उसको, जैसे अब तोता भी कोई चीज कॉपी करना सीख लेता है, लेकिन वो भाषा को कितना इस्तेमाल कर सकता है वो तो सवाल ही नहीं होता है उसका। वो कॉपी करना सीख लेता है, उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। तो वो भी एक तरह की लर्निंग आप कह सकते हैं कि वो एक तरह की लर्निंग है। देखिए ह्यूमन में जहाँ दूसरे जो एनिमल्स हैं उनकी खासियत है कि उनके लाइफ का अधिकांश चीज से संबंधित जो अधिकांश चीजें हैं वो मुख्य रूप से जेनेटिक्स, उनके जो जीन की खासियतें हैं उसके द्वारा निर्धारित होती हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में आपने सुना होगा, जो कि मोनार्क बटरफ्लाई दक्षिण उत्तरी अमेरिका से कई हजार किलोमीटर चलते हुए जाड़ों के समय में दक्षिणी अमेरिका में मेक्सिको के क्षेत्र में चली जाती है और फिर वो अ, अगली गर्मी आने तक वापस उत्तरी अमेरिका में आ जाती है। और करोड़ों की संख्या में जो मोनार्क बटरफ्लाईज हैं वो ट्रेवल करते हैं। और जाने वाली पीढ़ी के बाद जो लौटने वाली पीढ़ी होती है वो चौथी पीढ़ी होती है, 4 पीढ़ियों का सफर करता है। और काइंड ऑफ आप कह सकते हैं जैसे रिले दौड़ में बैटन का इस्तेमाल किया जाता है, काइंड ऑफ उस तरह से ये जनरेशन एक के बाद एक जनरेशन, जैसे ये किसी रेस में लगे हों और एक तरफ से ये अब 4 है तो आप अनुमान कर सकते हैं संभवतः दो जनरेशन जाने में, फिर 2 जनरेशन आने में, लौट के चौथा जनरेशन आया तो पास ऑन द बैटन। तो और ये चीजें मूल रूप से उनके जेनेटिक में इनकोडेड हैं, जो पर्टिकुलर अगर कैसे एक्यूरेटली होता है, क्यों उनमें से कोई भी जत्था या झुंड भटकता नहीं है, या भटकता भी हो तो पता नहीं, हम लोग को पता नहीं चलता हो या पता नहीं, लेकिन अधिकांशतः ये बात है कि भारी संख्या में लोग जाते हैं और मार्किंग करके साइंटिस्ट ने छोड़ा है उस पे। जैसे कई बार उनको उनके बटरफ्लाईज को उस पर टैग डाल के उनको रिलीज किया गया और फिर वो पाया गया कि अ, आगे कुछ हजार किलोमीटर जाने के बाद फिर वो डेड बटरफ्लाई मिलते हैं। ऐसे लाखों की संख्या में टैग करना होता है, फिर उसमें से कुछ टैग आप रिसीव कर लेते हैं, मतलब मिल जाता है आपको। अक्सर इसके लिए कैंपेनिंग चलानी होती है जिसमें किसी को भी वो दिखता है तो उसका वो फोटो खींच के एक जगह भेजना होता है। तो ये चीज दिखाती है कि जेनेटिक कोड के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही रहस्यमय ढंग से काम करती हैं। और ये ग्रुप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही हैं। लेकिन जो ह्यूमन लर्निंग है इन सब से अलग है, क्योंकि ह्यूमन लर्निंग जो है वो अ, दो
लेवल पर है, एक तो लैंग्वेज लर्निंग है, और जो दूसरा जिसमें कि हम लोग अपने भाव भंगिमा, यानी भाषा और गैर भाषिक, ये दोनों तरह के लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही कुशलता से जो अ, हम ह्यूमंस हैं ये दोनों चीज़ों को डिसाइफर कर सकते हैं। तो सोशल लर्निंग को हम लोग डायनामिक प्रोसेस कह सकते हैं, जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे को ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है और इंटरनलाइज करता है। अभी इंफॉर्मेशन जो कुछ भी वो ऑब्जर्व करता है वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में वो उसके दिमाग में रिकॉर्ड होता है, फिर उसका इमिटेशन और फिर उसका इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन का मतलब है इट बिकम इट बिकम्स योर्स। आपने उसके लिए फिर कॉन्शस प्रयास नहीं करना है, इट बिकम अ हैबिट, ना आपके हैबिट में शामिल हो गया, तो ये इंटरनलाइजेशन के लेवल तक आ जाता है। तो ये जो लर्निंग का तरीका है ये केवल एजुकेशनल सिनेरियो में नहीं है, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लर्निंग है, उसका बहुत बड़ा एरिया है, उसमें ये पाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है अ, उससे सोशल लर्निंग के कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। और ये थ्योरी ये बताता है कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल्स हैं वो नए स्किल्स कैसे सीखते हैं। और ह्यूमंस की जो एक खासियत है कि जस्ट बाय वाचिंग अदर्स ना, और ये वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज है जो कि जस्ट बाय वाचिंग अदर्स ये सीख सकता है। जैसे तोता में एक क्वालिटी है कि वो आपकी आवाज़ का नकल कर सकता है, और उस तरह से और भी जीव हैं जो बहुत सारी चीज़ें आपकी नकल कर सकते हैं। लेकिन जो वाइड वाइड रेंज ऑफ स्किल्स है जिसकी हम नकल कर सकते हैं, उसके बराबर कोई भी दूसरा मैमल नहीं है, दूर दूर तक। कई मैमल्स के पास हमसे ज़्यादा पावर भी है, जैसे कुत्ते के पास हमसे ज़्यादा गंध की ताकत है, गंध पहचानने की ताकत है। किसी चील के पास काफी दूर देखने के लिए आंखें होती हैं। तो बहुत सारे जीव हैं, मोनार्क बटरफ्लाई का उदाहरण मैंने दिया, दूसरे कई साइबेरियन क्रेन है जो आते हैं। तो ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, सो मेनी एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि बताते हैं कि डिफरेंट स्पेसीज हैव सम यूनिक काइंड ऑफ एबिलिटीज, जिनका कि वो उनको देखकर कई बार आश्चर्य होता है। बट यूनिकनेस ऑफ ह्यूमंस इज they can learn a wide variety of things or activities, जो अलग अलग तरह की चीजें हैं, कोऑर्डिनेशन है, जगलरी है, यू कैन। और ये जो ह्यूमन रेस का डेवलपमेंट होता है तेजी से, वो इसी कारण से होता है कि इसमें हम लोग सीखते हैं जेनेटिकली। जो इंफॉर्मेशन या जो सर्वाइवल का के लिए चीजें हमारे पास है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है हमारे लिए, बल्कि हम वो काफ़ी वीक पड़ जाता है, वो उनका पता भी नहीं चलता। तो अब ये सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रीइंफोर्समेंट का, क्योंकि जिसमें कई सारे बिहेवियर जो होते हैं वो उसको जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, तारीफ मिलती है, तो आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा आप करते हैं तो या जितना ज़्यादा आप सीखते हैं तो उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा अ, अ, और ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मिलता है लोगों के द्वारा, और ज़्यादा आप उसको समझ पाते हैं।
इसी तरह से दूसरा जो आइडिया है वो कल्चर नॉर्म्स और वैल्यूज का है, जिसमें कि अ, जो सोशल लर्निंग है उसको खास तरह के बिहेवियर में, अ, जो सोशल बिहेवियर है वहाँ से जो कॉमनली बिलीफ सिस्टम है, या एक खास तरह का बिहेवियर, जैसे ट्राइबल डांस हुआ, या ऐसी चीजें जो कि रिचुअल्स के रूप में की जाती हैं, तो ये चीजें भी हम लोग सोसाइटी के कंडीशन में सीखते हैं और अगले जनरेशन को देते हैं। अ, और इसमें हम लोग एक्सप्लिसिट टीचिंग, इम्प्लिसिट रूप से उसको, उस पर हम लोग जब रिफ्लेक्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि उसमें से क्या चीज़ें हम लोग अ, कर सकते हैं या समझ सकते हैं या हमारे लिए अपने लिए अपना सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब कल्चर की बात आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो कुछ चीज़ें एक्सप्लिसिटली आपको कही जाती हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इम्प्लिसिट होती हैं, जिसमें कि आपको इन्फ्लुएंसेस बनाने होते हैं कि क्या इसमें एक्सेप्टेबल है। इसलिए सोशल लर्निंग जो है वो केवल, जैसा कि मैंने कहा, वाइड रेंज है, फिजिकल इंटरेक्शन तक ही नहीं है, मतलब आज केवल ह्यूमंस एक साथ हैं तभी तक नहीं होगा। टेक्नोलॉजी भी आजकल इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी हमारा बिहेवियर है ये एक वीडियो के रूप में या ऑडियो के रूप में रिकॉर्डेड हो जाता है, और फिर हमारी अनुपस्थिति में हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है, और जिसका कि एक मैसेज, कोई भी उसको सुनने वाला है उस तक एक मैसेज जाता रहता है। तो ये जो नॉलेज एक्विजिशन का एक तरीका है, काफ़ी ब्रॉडन हुआ है। पहले आपको कुछ सीखना होता था तो आपको पहले तो ऐसे आदमी की तलाश करनी पड़ती थी जो उस बात को, जिस चीज़ को आप सीखना चाहते हैं उसको जानता हो उस चीज़ के बारे में, फिर उसको विलिंग होना चाहिए कि आपको सिखाने के लिए राजी हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते थे, लेकिन अब ये रिलेटिवली आसान है, आप कुछ बटन क्लिक करेंगे और आपके सामने उतने तरह के जवाब आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरा जो फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसमें कि अपने पीयर से, मेंटर से, जहाँ जिसमें कि आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं, अ, कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, या इसमें क्या चीज़ हटा दें तो ये अच्छा हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें, और जिससे कि जो भी अपने अंडरस्टैंडिंग होती है लर्नर्स की, या स्किल्स स्किल्स होते हैं, उन सबको काफ़ी रिइंफोर्समेंट भी मिलता है और वो ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। और जनरली जो मेंटर्स या ऑथोरिटी फिगर होते हैं उनका जो इस तरह का फीडबैक होता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, और इससे लर्निंग में काफ़ी सहायता मिलती है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने लर्निंग को समझ लिया है। मुझे लगता है कि अब हम लोग इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। तो फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर तो जाहिर है सोशल इन्वायरमेंट होगा। इस इन्वायरमेंट में वो कम्युनिकेट कर रहा है, जो या जो कुछ भी कन्वे हो रहा है एक दूसरे को लोगों के द्वारा, यहाँ लोग आपस से बात करते हैं, एक सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आते हैं, और वो जो इसके बारे में अपने सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में अलर्ट होते हैं। तो अ, ये ढेर सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें कि एक ही सोशल इन्वायरमेंट में रहने वाले दो तरह के या अधिक तरह के जो लोग होते हैं, दो या दो से अधिक लोग होते हैं, उनका जो परसेप्शन होता है वो वेरी कर जाता है अक्सर। तो ये अ, जो कल्चरल बैकग्राउंड है, सोसाइटल नॉर्म्स है, ये एक दूसरे से सीखने के लिए तो बराबर ही होते हैं, लेकिन जो लर्नर्स होते हैं वो अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से, अपने कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से
वो डाइवर्सिफाई करते हैं, वो उनमें विविधता आती है। क्योंकि जिस चीज को आप पसंद करते हैं, जैसा कि दूसरा पॉइंट में लिखा है, रोल मॉडल्स एंड पीयर्स। अक्सर जिस चीज को, जिस एक्टिविटी को या जिस स्किल को आप पसंद करते हैं, तो उससे संबंधित जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो आपके रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। और आप उनसे सीखते हैं। आपके पीयर्स भी आपके लिए एक बहुत अच्छे ट्रेनिंग का सोर्स के रूप में काम करते हैं। अच्छा, उनसे आप सीख सकते हैं। बल्कि ये जो शिक्षा की विधि है, जिसमें ग्रुप लर्निंग आप कर सकते हैं, उस तरह के लर्निंग का ज़्यादा हमारे देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके कारण क्या होता है कि जो एक लेवल के लर्नर्स होते हैं, दे बिकम दे बिकम कॉम्पिटिटर्स, और वो आपस में ही compete करने लगते हैं। तो ऐसे में उनका जो लर्निंग का स्कोप है वो कम जाता है, क्योंकि वो आपस में शेयर नहीं कर रहे होते हैं। तो शेयर नहीं करने से, जो कि एग्जामिनेशन में लिखना है, और हमने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, जिस तरह का एक्सप्रेशन डाला है, वो अगर वहाँ आ जाए उस एक्सप्रेशन में, तो वो अलग तरह से काम करता है। क्योंकि जो हमारे रोल मॉडल हैं, वो रोल मॉडल का कि हम कॉपी करते हैं। जो हमारे पीयर्स हैं, उनके भी हम लोग कॉपी करते हैं। तो बहुत तरह से हम लोगों के बीच में कम्युनिकेट होता है। उसी तरह से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की अगर हम बात करें, तो ये पूरी तौर पर देख के सीखने वाली चीज है, जिसको इमिटेट करते हैं। इमिटेट करके सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना। तो ये एक इम्पोर्टेंट तरीका है सोशल लर्निंग का, और जिसमें कि अ, दूसरों के बिहेवियर को हम लोग कॉपी कर सकते हैं, या उसको हम उसके इनहेरेंट मीनिंग को समझते हुए हम लोग उसकी कॉपी करते हैं। ये चीज इम्पोर्टेंट है। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम लोग अगर बात करें कि एक तोता भी बोलना सीखता है, एक बच्चा भी बोलना सीखता है, तो इन दोनों में आखिर अंतर कहाँ है? दोनों में क्या अंतर हुआ? तो एक लेवल पर तो कोई अंतर नहीं है, जिस लेवल पर आप जो साउंड है उसको सिमिलर साउंड निकालना सीखते हैं। हालांकि अब तोते के लिए और ह्यूमन के लिए किस तरह से ये साउंड सिस्टम काम करता है, क्योंकि अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो जितने भी शब्द, जितने भी अक्षर मैं बोल रहा हूँ, ये सारे अक्षर अ, मुंह के अंदर जीभ और गले और नाक, ये सारे के सारे मिल करके ये बैंड बजा रहे हैं, ensemble टू प्ले दिस थिंग। क्योंकि आप जैसे हमारे हिंदी में 52 अक्षर हैं, और उन 52 अक्षर के लिए जाहिर है आपको अलग अलग पॉइंट्स पर आपको टच करना पड़ता है, या उसके अनुसार उस पर्टिकुलर साउंड को निकालने के लिए। तोता भी वो काम कर सकता है। तोता भी सुनकर सीखता है, लेकिन जाहिर है वो ये तालव्य, दंत और ये सब कॉन्सेप्ट तो उसके उसके लिए काम का नहीं होगा, या उस सब का काम उसके लिए नहीं होगा। उसका उसका उसके मुंह की संरचना अलग है, उसके जीभ की संरचना अलग है, उसका सब कुछ अलग है, लेकिन समहाउ इट मैनेज टू कॉपी अस। तो उस लर्निंग में और एक बच्चे की लर्निंग में सबसे बड़ा अंतर ये है कि बच्चा जो कुछ भी साउंड निकालता है, उस पर रिफ्लेक्ट कर सकता है, उसका उसका मीनिंग समझ सकता है, उसके मीनिंग को एक्सपैंड कर सकता है, उसके मीनिंग को अल्टर कर सकता है, उसके मीनिंग को नए सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है, जिससे कि उसका एक विशेषार्थ भी बन जाता है। तो ये जैसे आप देखते हैं भाषा में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन तरह की के शब्दावली का उपयोग किया जाता है। तो जो केवल शब्द का शाब्दिक अर्थ में जो है, तो अभिधा के लेवल पर है।
लक्षणा है जिसमें कंपेरिजन किया जा रहा है समान लक्षण वाले, तो अविधा लक्षणा हो गया, लक्षण समान है इसलिए उसकी चर्चा हो रही है। और व्यंजना हो गया जिसमें कि उसका अर्थ उल्टा है, व्यंग्यात्मक है या कमेंटिंग है, अ, इस तरह का। तो ये जो इनर चीजें हैं, इनर बिहेवियर है या इनर रिफ्लेक्शंस हैं, ये ह्यूमन के यूनिक है। एनिमल्स दूसरे एनिमल्स कॉपी करना सीख सकते हैं, बंदर भी कॉपी करना सुन सीख सकता है। जैसे आप टोपी वाले की कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी, तो उसको उस टोपी वाले ने बेसिकली जाने अनजाने एक पर्टिकुलर एक्शन का की ट्रेनिंग दी, जिसके द्वारा उसने उसको अपना टोपी जब उसने फेंका तो उसने भी फेंक दिया, बंदर ने भी फेंक दिया। तो इसके कारण जो उसका अ, टोपी वापस हो गया। तो यहाँ जब ह्यूमन कोई होता तो वो इस पर रिफ्लेक्ट करता कि टोपी नहीं रहने से क्या फायदा है। बंदर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो टोपी हो या रोटी का टुकड़ा हो या बांस का पत्ते का बना कोई डोंगा हो, everything is same for the monkey. They don't have any specific or unique purpose or meaning, except the color and shape that it can recognize. तो उसके अलावा उसके लिए कोई चीज नहीं है, कोई महत्व नहीं है उन चीजों का। फिर मोटिवेशन एंड रिइंफोर्समेंट की बात आती है, इसमें कि जो लर्नर्स हैं वो दूसरों से जब सीखते हैं तो उसमें जो भी एक्शन है उस जिसके लिए रिवार्ड मिलता है वो ज़्यादा उसको उसके बारे में ज़्यादा वो अनुमान करते हैं कि ये काम हम अगर इस तरह से करेंगे तो वो एक्सेप्टेड होगा, रिवार्डेड होगा, तो उसको वो एप्रिसिएशन मिलेगा उसके लिए। तो उस तरह से सोच करके जब काम करते हैं अ, तो उसका फिर मोटिवेशन का डाइवर्सिटी फैक्टर उसमें काम करता है। जैसे कुछ मोटिवेशन इंट्रिंसिक होते हैं और कुछ मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक होते हैं। जैसे कि अच्छी पढ़ाई करने पर अच्छी नौकरी मिलेगी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। उसी तरह से इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो सकता है जब आप लर्निंग के लिए के मोटिवेशन से या लर्निंग के का जो प्लेजर है उसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी एक डूज एंड डोंट्स का एक सिलसिला बनाते हैं, जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में लोग सीखते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उससे डेविएट करता है तो उसको कम्युनिटी बैकलैश का सामना करना पड़ता है और कम्युनिटी का एक विरोध का सामना करना पड़ता है। तो ये जो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, ये सोशल लर्निंग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसी के द्वारा रेनफोर्स भी होते हैं। अगला जो फैक्टर है इसमें वो कम्युनिकेशन स्किल है, जाहिर है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की कि कोई भी चीज़ कम्युनिकेट होती है तभी उसके इफेक्ट का, रियल इफेक्ट का पता चलता है। तो जिसमें अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना, व्यक्त करना, क्वेश्चंस पूछना, फीडबैक देना, अ, ये सब चीज़ें जो हैं स्पेशल नॉलेज के ट्रांसफर में ये स्पेशल भूमिका अपनाती हैं। उसी तरह से टेक्नोलॉजी और मीडिया की बात हम लोगों ने पहले ही कर ली। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, टेलीफोनी ऑनलाइन टेलीफोनी है, जैसे कि अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसके द्वारा आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, फोन फोन पर भी बात कर सकते हैं, तो इंटरनेट फोन पर बात कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो ये सब ढेर सारे स्कोप बढ़ गए हैं, जिसके द्वारा आपके लर्निंग का स्कोप भी बढ़ गया है। आप डाइवर्स तरह के लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो जाहिर है आपका जो लिमिटेड एक्सपीरियंस का बेस है वो ब्रॉड होता है। इसी तरह से फीडबैक मैकेनिज्म अपने लर्नर को अपने अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करने के लिए और स्किल को रिफाइन करने के लिए और
अपने जो भी उनका एक्शन है उसके इफेक्टिवनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, जो कि सोशल लर्निंग को बूस्ट करता है। सेल्फ रेगुलेशन, ये एक सोशल लर्निंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। आप देखते हैं बचपन के बच्चों के बारे में पेरेंट्स कितने कंसर्न होते हैं, ये तो कुछ सीखता ही नहीं है, न तो ये बड़े लोगों का आदर करता है, न तो ये कोई और बहुत सारी चीज़ें शिकायतें होती हैं। तो जिसमें कि जैसे कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए, गेस्ट के सामने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका एक लिस्ट जो बच्चे के दिमाग में बचपन से सेट होता जाता है, और अकॉर्डिंगली वो बच्चा वो जो अपने आप को रेगुलेट करता जाता है, जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के नीड के हिसाब से, ओरिएंटेशन के हिसाब से वो अपने आप को रेगुलेट करता जाता है। अगर पार्टी में अपने इस तरह के लड़कों के साथ है या लड़कियों के साथ है तो उसका एक तरह का रेगुलेशन काम होता है, वहाँ पर एक तरह का फ्रीडम भी काम करता है। दूसरी ओर जब वो एक पारिवारिक माहौल में होता है तो फिर वहाँ का एक सेल्फ रेगुलेशन अलग तरह से काम करता है। तो हर जगह का अपना एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि अ, जिसके अंदर जो सेल्फ रेगुलेशन है ये स्पेशली ऐसे चीज़ों को, इंडिविजुअल को इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि वो क्या ना करें, और इसके साथ साथ इनको क्या पाना है और उस पाने के लिए क्या चरण होंगे, और उस चरण का टाइम फ्रेम क्या होगा। तो इस तरह से गोल सेट करके और अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करके भी सेल्फ रेगुलेशन ह्यूमंस कर सकते हैं, क्योंकि इसका इनका यूनिकनेस है, सोशल लर्निंग का ये पार्ट है। इस तरह से लर्निंग स्टाइल भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसमें आप जानते हैं विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ये तीन तरह के लर्निंग स्टाइल हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके से कोई विजुअल्स देख के सीखता है। अधिकांश मामलों में विजुअल देख के सीखा जाता है। कभी आप ऑडियो देख सुन के सीखते हैं, और कभी आप जो इमेजरी है अ, उसका उसके साथ कुछ मोटिव या जो कुछ भी चीज़ें हैं उसके साथ एक एक्टिविटी करते हुए तब आप सीख पाते हैं। काइनेस्थेटिक्स, काइनेस्थेटिक करते हुए तब आप सीख पाते हैं। इसी तरह से जो सिचुएशनल फैक्टर है वो भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है, कि सोशल लर्निंग जो एक किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक प्लेस पर कोई शहर या गांव या कस्बा या कोई इस तरह का सिचुएशन जहाँ पर कि क्लोज ब्लड के से अलग के लोग भी इकट्ठा हों, और ताकि उनका इंटरेक्शन एक ब्रॉडर इस पे हो सकता है। तो और फिर उसमें क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें तरह तरह के सिचुएशंस बनते हैं, तो वो सारे फैक्टर भी इसमें काम करते हैं। अब इसी से जुड़ा, सोशल लर्निंग से जुड़ा एक आइडिया है जिसको कि हम लोग सोशल कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो ये कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, ये एक रेंज ऑफ स्किल्स है और एन एट्रीब्यूट्स है, जो कि इंडिविजुअल को सोशल सिचुएशन में नेविगेट करने के काबिल बनाता है। एंड डिफरेंट वेरिएशन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सोशल कंडीशन वेरी कर सकते हैं। एक समय में जो सोशल कंडीशन है दूसरे समय में नहीं रहता है। एक देश का जो सोशल कंडीशन दूसरे देश में नहीं रहता है। एक एथनिक क्षेत्र का एथनिक क्षेत्र, जैसे कि भोजपुरी क्षेत्र एक एथनिक क्षेत्र है, अ, अ, मिथिला क्षेत्र एक क्षेत्र है। तो ऐसे जो अलग अलग चीजें हैं उसको अ, उन चीजों को में आप जब उन कंडीशंस में आप जाते हैं, उन जगहों पर जब आप जाते हैं, तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं। ये भी एक सीखने की चीज होती है, कि जब हम मिथिला क्षेत्र में जाएंगे तो मैथिली बोलेंगे। जब हम इधर आरा और इस साइड जाएंगे तो
वहाँ पर हम लोग मगही बोलते हैं। फिर उधर छपरा और इस साइड जाएंगे तो भोजपुरी बोलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोलते हैं। तो ये जो भाषा का एक अपना इम्पैक्ट है, जिसमें जिसके जिसका फायदा उठाने के लिए आपको लर्न करना पड़ता है कि अलग अलग तरह की परिस्थिति में आप किस तरह से अपने आप को सिचुएट करेंगे और किस तरह से अपने आप को सक्सेसफुल बनाएंगे। इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल, इसके अंदर जो सोशल कॉम्पिटेंस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है वो कम्युनिकेशन स्किल। किस प्रकार से अपने आप को स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता, सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता, सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता जिसमें कि आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, आईज का पोजीशन, ये सारी चीजें आपका आपके और फेशियल एक्सप्रेशंस, जो आप जिस बात को सुन रहे हैं उसके हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिसनिंग जो एक्टिविटी है, एक्टिवली लिसनिंग का एक्टिव लिसनिंग का जो तरीका है उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज की हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं। जो वाचिक और गैर वाचिक संकेत हमें प्राप्त होते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके। तो ये सब चीज़ों का अगर आप इफेक्टिव यूज करना सीख जाते हैं तो आपको एक गुड कम्युनिकेटर माना जाता है। इमोशनल रेगुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खास करके जब ग्रोइंग अप चाइल्ड होता है तो उसमें जो सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं उसमें वो कैसे किस प्रकार से अपने इमोशन को और रिएक्शंस को, खास करके जो वायलेंट रिएक्शन होता है, ये इसको कंट्रोल करने की, जो इस तरह के इमोशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ट्रेनिंग सोशल लर्निंग के द्वारा होती है। वो रोकने के साथ साथ उसको करना कैसे है इसकी भी ट्रेनिंग सोशल लर्निंग द्वारा होती है। जब बच्चा देखता है कि गुस्सा होने पर, पिताजी के गुस्सा होने पर घर के सारे लोग एकदम लाइन पर आ जाते हैं, सारी चीज़ें सही सही होने लगती हैं, सब कुछ एकदम सीधा सीधा होता है, तो वो भी सीखता है ये तो अच्छा तरीका है। रिक्वेस्ट करने से जो काम नहीं होगा वो चिल्लाने से हो जाता है, तो वो लर्निंग भी होती है। लेकिन ये लर्निंग भी होती है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखेंगे, कब कहाँ किस तरह से कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे बिना इमोशनल फैक्टर से प्रभावित हो जाए। फिर इम्पैथी, इम्पैथी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप सोचें कि मेरे साथ घटित होगी उतना ही सीखेंगे तो आपको बहुत बहुत लंबा समय लगेगा आपको सीखने में। लेकिन इम्पैथी का मतलब होता है कि आप ये अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टू गेट इनटू समवन शू, दूसरों के अंदर, दूसरों के व्यक्तित्व के अंदर जाने पर या उस व्यक्तित्व का कल्पना करके आप ये अनुभव कर सकते हैं कि वो आदमी एक्चुअल में क्या फील कर रहा होगा। जैसे बहुत सारे समय में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आसानी से उसमें फिट हो जाते हैं, या कैसा ये अनुभव कर रहा होगा। जैसे किसी तरह के लॉस का अनुभव है, किसी का डेथ हो गया है या किसी का बर्थ हुआ है, तो हर जगह पर अलग अलग तरह का स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिचुएशन बनता है। लेकिन वो कब कहाँ कैसे उसको एक्सप्रेस करना है, ये ह्यूमंस का अपना एक स्पेसिफिक स्किल है। इसी तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, ये भी एक फैक्टर है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि दो लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट का अभाव है और लेकिन इंटरेस्ट कॉमन है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट कॉमन है, लेकिन उनके उस इंटरेस्ट को कैसे अचीव किया जाए, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन, इसको लेकर के उनके बीच में एक मत नहीं। तो इस तरह के सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एक इम्पोर्टेंट स्किल होता है व्यक्ति के अंदर, जो कि अगेन
सोसाइटी को ऑब्जर्व करके ही सीखा जा सकता है। कौन सा व्यक्ति है, उसका क्या इंटरेस्ट है, किस पर्पस से वो कोई बात बोल रहा है, उसका हिडन मीनिंग क्या है, वो किस मतलब से वो कुछ कोई पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। तो ये सब की समझ जिसके पास होती है, कॉमन ग्राउंड क्या खोजा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों की समझ जिनके पास होती है, वही एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में के दिशा में वो काम कर सकते हैं। उसी तरह से जो कल्चरल कॉम्पिटेंसी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, जिसमें कि डिफरेंट जो कल्चर नॉर्म्स हैं, अपने जो कल्चर नॉर्म्स हैं उसके बारे में तो अपना स्किल होना ही चाहिए, और इसके साथ साथ जो अदर पीपुल, अदर जो डाइवर्सिटी है कल्चर नॉर्म्स में, उसके बारे में भी अवेयरनेस, और उसके साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे, इसका भी अवेयरनेस, ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। एडाप्टेबिलिटी भी इसका एक फैक्टर है, जिसमें कि आप सीधे सीधे उसको पूरा का पूरा एक्यूरेटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ आप लर्निंग करते हैं, बल्कि उसको आप थोड़ा बहुत अपने नीड के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से, या अपनी समझ के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से आप उसमें चेंजेस करते हैं। फिर एसर्टिनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, अपने आप को एसर्ट करना, चाहे तो एग्रेशन वे में, जैसा कि मैंने गुस्से का उदाहरण दिया, तो वहाँ पर जहाँ कहाँ आपको चुप रहना चाहिए, कहाँ आपको गुस्सा दिखाना चाहिए, एसर्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें सोसाइटी में कब आप सही समय पर सही काम कर सकें, कब डराना है, कब चुप रहना है, कब प्रेम दिखाना है, तो ये सब चीज़ें आप जो असर्टिवनेस की ट्रेनिंग, कब आपको अपने आप को असर्ट करना है, इसकी ट्रेनिंग हमेशा सोशल लर्निंग के माध्यम से ही होती है। इसका कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं कराया जा सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी जो है वो आप देखते हैं, इतने मैकेनिक शॉप हैं, कोई उनका डिग्री नहीं होता है, ये कभी कभी छोटा बहुत ये ISI ये ITI कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या वो भी नहीं करते हैं, जस्ट वो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग में लग जाते हैं बहुत ही कम उम्र से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम में, यानी कि मोटरसाइकिल खराब है, इसमें क्या गड़बड़ी है, या फोर व्हीलर कोई खराब है, इसमें क्या गड़बड़ी है। बहुत अर्ली टाइम से वो कर रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकली फील्ड का प्रॉब्लम का ज्ञान है। हालांकि वो कोई भी मशीन को जिसको खोलते हैं वो पार्ट पार्ट खोल दे सकते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये अ, क्यों इस तरह से बना हुआ है, या ये क्या रोल प्ले करता है, या कैसे काम करता है, तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में उनमें अवेयरनेस नहीं पाई जाती है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मामला है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी एक सीखने की चीज़ होती है। लीडरशिप एंड टीम वर्क भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि सोशल कंडीशन में ही सीखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि लीडरशिप कोई बाय बर्थ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बाय बर्थ कोई कैरिज्मेटिक कहा जा सकता है, हालांकि साइंटिस्ट अब उसको भी, जो सोशल साइंटिस्ट जो हैं, अब वो बात पर भी अब बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करते हैं कि जो लीडर्स हैं वो उसमें करिश्माई जो नेता होते हैं वो जन्म से ही पैदा होते हैं। वो बेसिकली फास्ट लर्नर्स होते हैं, जो बहुत तेज़ी से चीज़ों को देखकर सीख लेते हैं, और उसका एप्लीकेशन का इंटेलिजेंस भी उनके पास होता है। तो ये लीडरशिप, तो ये सीखने का काम उनको सोसाइटी में ही करना होता है कि आप कैसे ग्रुप में मिल करके कोई बड़ा काम करना है, तो ग्रुप में ही होगा, टीम वर्क के रूप में ही होगा, तो किस प्रकार से उसको हम कर सकते हैं। सोशल एटिकेट, सब कुछ करने का तरीका, खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, ये सारी चीज़ें सोशल एटिकेट में आती हैं। ये तो पूरे तौर पर हम लोग दूसरे को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। रेसिलियंस, अब ये रेसिलियंस जो है, अ, ये भी सीखना पड़ता है।
क्योंकि अगर आपको कोई कठिनाई होती है और आप तुरंत भाग जाते हैं, तुरंत हट जाते हैं पीछे, तो आपको लॉस होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ जो जरूरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो उसके लिए कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन होगा तो आपको सर्वाइवल के लिए सीखना है कि कब आपको ढीला छोड़ना है, कब आपको कड़ा होना है। तो और उसके बीच में खुद भी एग्जिस्टेंस में बनना है, बने रहना है, और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, और अपने सोशल कनेक्शंस को बढ़ाते जाना है, बनाते जाना है। इसी तरह से बाउंड्री सेटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम लोग सोसाइटी में ही सीखते हैं। मेरी सीमा क्या है? इस सीमा से मतलब बाउंड्री वाल नहीं है यहाँ। अ, सीमा से यहाँ मतलब है कि जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, एक या फिनोमेना एक बन रहा है, जैसे कि अ, एक पारिवारिक अ, अर्थव्यवस्था है जो चल रही है, जिसमें खर्च करने वाले ढेर सारे लोग हैं, अर्न करने वाले कम लोग हैं। तो अब इसमें खर्च का लिमिट क्या होगा? कौन डिसीजन करेगा कि कहाँ खर्च होगा? बचत का कहाँ तक होगा? अ, और ये भी कौन निर्धारित करेगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और हर लोग अपने अपने बाउंड्री को समझ करके काम करता है, फैमिली के अंदर हो या अपने दोस्तों के बीच हो। अपने बाउंड्री को टीचर्स के साथ हो, किसी मैनेजमेंट इसके साथ हो, हायर अथॉरिटी के साथ हो, तो वहाँ पर उसको अपना बाउंड्री सेटिंग करना पड़ता है। इसी तरह से नेटवर्किंग, इसका सीधा मतलब है कि अलग अलग लोग हैं, जो फैले हुए लोग हैं, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन प्लेसेस पर भी होते हो सकते हैं। तो इनसे उनके साथ कनेक्शन मिलना, इनके साथ कम्युनिकेशन का अवसर बढ़ाना, ये भी इसका एक इस इम्पोर्टेंट पार्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग सोशल कॉग्निशन कहते हैं। अब ये सोशल कॉग्निशन क्या होता है कि यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति सोशल इंफॉर्मेशन को समझता है, उसको इंटरप्रेट करता है, और उसका जो गहरा अर्थ है उसको समझने की या जानने की क्षमता उसमें आती है। अब ये किस तरह की चीजें होती हैं? ये थॉट्स हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, इंटेंशंस हो सकता है, ये किसी भी तरह का ये चीज हो सकती है। तो सोशल कॉग्निशन जो है, ये हमारे इंटरेक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये यही संसार के बारे में, जिस संसार में हम रहते हैं, उस संसार के बारे में हमारी धारणा का भी आधार बनता है। हम संसार को किस रूप में लेते हैं, किस रूप में समझते हैं, उसका पता भी हमें इससे ही चलता है। इसी तरह से सोशल पर अब इसके कुछ की कंपोनेंट की बात करें, तो पहला जो कंपोनेंट है सोशल कॉग्निशन का, वो है सोशल परसेप्शन। यानी हम किसी चीज़ को रिसीव करेंगे, कहाँ से रिसीव करेंगे? तो विजुअल्स के रूप में हमने बॉडी लैंग्वेज देखा है, चेहरे का एक्सप्रेशन देखा है, तो नॉन वर्बल क्यूज हैं वहाँ पर। फिर वर्बली उसने कुछ कहा है, वोकल टोन्स में कुछ कहा है। तो फिर वो एक दूसरा उसमें आपका जो किसी चीज को, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के दिमाग में चलने वाले थॉट को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अगर इतना रिच डेटा आपके पास आता है, इसका बॉडी लैंग्वेज, इसका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आपको आती है along with the words the things he is saying, he or she is saying, तो जाहिर है कि आपका उसका उस चीज के बारे में ज्यादा बढ़िया और बेहतर परसेप्शन क्रिएट होता है। तो पहला जो स्टेज है वो परसेप्शन का है। दूसरा जो स्टेज है उसको एट्रीब्यूशन का स्टेज बोलते हैं, जिसमें कि दूसरे के बिहेवियर का कारण समझने की कोशिश की जाती है। ये एक कॉमन ये एक प्रैक्टिस है, या कॉमन एक चीज है जिसमें कि ये देखा जाता है कि हम जब कोई घटना होते देखते हैं या घटना के बारे में जानते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि ये इसका इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है।
और जिससे कि अ, उसका इंटरनल कारण और एक्सटर्नल कारण, जो उसके व्यक्ति के अंदर उसका कुछ कारण हो सकता है या सिचुएशन में कुछ कारण हो सकता है, तो इसको भी हम लोग परसीव करने की कोशिश करते हैं, अनुमान करने की, या जानते हैं, हम समझते हैं क्यों हुआ, इसका कारण आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो वी जनरली अंडरस्टैंड दिस, सो बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द अदर्स पीपल फीलिंग्स, और उनके अंदर क्या चल रहा होगा, उसके आधार पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर थ्योरी ऑफ माइंड भी इसमें काफ़ी डेवलप हुआ है, ढेर सारे थ्योरीज भी आए हैं जिसमें कि मेंटल स्टेट्स को इन्फर करना और लोगों के बिलीफ, डिजायर और इंटेंशंस को आइडेंटिफाई करना, तो ये सब चीज़ें भी इसमें डेवलप होती हैं थ्योरी ऑफ माइंड के माध्यम से। स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिसेस, जो कि इसका भी निर्माण हम सोशल परसेप्शन के द्वारा होते हैं, क्योंकि दीज आर काइंड ऑफ एनर्जी सेविंग सिस्टम, जिसमें कि आप किसी चीज़ के बारे में एक काम चलाओ धारणा या काम चलाओ कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो काम चलाओ धारणा जो है फिर वो एक अलग दिशा में चली जाती है, और आप फिर एक बायस्ड नज़रिए से आप लोगों को या चीज़ों को देख। इसी तरह से पर्सपेक्टिव टेकिंग भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसमें आपको दूसरे के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करनी होती है। ये सोशल कॉग्निशन का ही पार्ट है कि आप दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। इमोशन को रिकॉग्नाइज करना, कौन सैड है, कौन हैप्पी है, कौन हैप्पी सैड है, तो ये इमोशन रिकॉग्निशन का प्रोसेस भी है, ये सोशल कॉग्निजेंस का की प्रक्रिया से आता है। सोशल इन्फेरेंस मतलब आगे क्या होगा, दूसरे लोगों के इंटेंशन के बारे में, बिलीफ के बारे में, फ्यूचर में कैसे बिहेवियर करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इस जो सोशल जो हमारा अनुमान करने का तरीका है, कॉग्निशन, सोशल हमारे जो सोचने का तरीका है, सोशल कॉग्निशन, उससे इसका पता चलता है। सोशल मेमोरी, जैसे आई कैन से काइंड ऑफ किसी भी चीज़ के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में स्प्रेड होते हैं, तो वो सारे पास्ट एक्सपीरियंस को रिट्रीव करना और उसका सेंस स्थापित करना कि इसका मतलब क्या है, इसका इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेशंस क्या है, ये सब चीज़ें समझना, ये भी सोशल कॉग्निजेंस का पार्ट है। फिर कॉग्निटिव बायसेस, इसका भी निर्माण होता है इसी तरह से, जिसमें एट्रीब्यूशन एरर्स होता है, जैसे कि हाई आईक्यू वाले लोगों को सोशली फिट समझ लेना कि हाई आईक्यू का है तो सोसाइटी में अभी अपने आप को फिट कर लेगा, अच्छे से व्यवहार कर लेगा, लेकिन उसके लिए आपको केवल सिंपल आईक्यू से काम नहीं चलेगा, आपका इमोशनल आईक्यू भी हाई होना चाहिए, तभी आप एक ग्रुप के कंडीशन में काम कर पाते हैं। माइंड रीडिंग, अभी माइंड रीडिंग से आप वो आजकल वो बाबा लोग कई सारे हैं जो माइंड रीडिंग करते हैं या उसके भी ऊपर का काम करते हैं, उस तरह का नहीं समझिए। ये माइंड रीडिंग का मतलब है कि आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक मंच है और कोई व्यक्ति मंच की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसको आ, कुछ बोलना है या आमंत्रित करना है, तो आपने प्रोजेक्शन किया, एक्चुअल में उसने जाके बोल दिया, तो आप कह सकते हैं कि हमने प्रेडिक्ट किया था कि उधर जा रहा है तो बोलेगा, और उसने बोल दिया, तो यू कैन क्लेम काइंड ऑफ माइंड रीडिंग। एक्चुअल में ये माइंड रीडिंग के जो शब्द है यहाँ, वो हम लोग अपने कल्पना में दूसरों की कल्पना करते हैं, है ना। अब ये एक टंग ट्विस्टर है, अपनी कल्पना में दूसरों की कल्पना करते हैं, तो ये बेसिकली माइंड रीडिंग जो है वो वही है कि आप दूसरे का अनुमान करके और खुद से उसका
उसको एक्सप्रेस करते हैं। मेटा कॉग्निशन हमारे सोचने की प्रक्रिया क्या है उसका उसके बारे में अवेयर होना, और उसका किस रूप में इंडिविजुअल के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, उसको समझते हुए अपने आप पर रिफ्लेक्ट करना, यानी अपने कॉग्निशन का कॉग्निशन, इट इज मेटा कॉग्निशन का मतलब यही है। तो ये सोशल कॉग्निशन के बारे में हम लोगों ने समझा। अब ये सोशल रिलेशनशिप और सोशल गोल्स के बारे में भी थोड़ी बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में कई तरह के रिलेशनशिप होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन जब सिलेबस में इसकी चर्चा है तो इसको बस एक बार समझ लेना चाहिए। जैसे पहला जो सबसे प्राइमरी रिलेशनशिप है वो फैमिलियल रिलेशनशिप है, यानी जो पारिवारिक संबंध है वो सबसे प्राइमरी लेवल पे होता है, बच्चा सबसे पहले वहीं पर एक्सपोज होता है। दूसरा जब लेवल होता है, जब वो बच्चा इंडिपेंडेंट होता है तो वो अपने फ्रेंडशिप्स क्रिएट करता है, फ्रेंड्स क्रिएट करता है, तो जिससे कि इसके इमोशनल सपोर्ट के लिए, कंपेनियनशिप के लिए और एक ग्रुप को बिलोंग करने की फीलिंग के लिए, ये सब के लिए वो काम करता है। रोमांटिक रिलेशनशिप जो दो लोगों के बीच में होता है, अ, ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी एक सोशल रिलेशनशिप का टाइप है। प्रोफेशनल रिलेशनशिप जिसमें क्लाइंट और का नीड को फुलफिल करने के लिए एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, उसको प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, जैसे कि वकील और मुवक्किल के बीच का संबंध, डॉक्टर और मरीज के बीच का संबंध। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आता है। एक्वाइंटेंसशिप का मतलब होता है कि दूर से जानना, बहुत ज़्यादा गहराई से पता नहीं है, पता है कि ये कौन है, क्या करते हैं, कुछ कुछ उनका कनेक्शन है हम लोगों से भी, लेकिन क्या है एक्यूरेटली कैसे है ये सब नहीं पता, तो इसको एक्वाइंटेंसशिप कहते हैं। ये सोशल रिलेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, जिससे कि हम लोग उस पर्टिकुलर ये रिलेशन का टाइप का मतलब ये है कि वहाँ के जिस रिलेशन में आप हैं उस रिलेशन के नॉर्म्स बदल जाते हैं, उसके अंदर के वैल्यू सिस्टम बदल जाते हैं। जैसे पीयर ग्रुप में आप अगर हैं तो आपके नॉर्म्स और वैल्यू सिस्टम में परिवर्तन आ जाता है। एक्वाइंटेंसशिप अगर सिंपल एक्वाइंटेंसशिप है, जैसे आप किसी बारात में जाते हैं या किसी शादी के फंक्शन में आप जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग अजनबी होते हैं, तो वहाँ पे अलग तरह से बिहेवियर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के साथ आप जानते हैं लोगों को, लेकिन अब वहाँ पर बस एक इंटरेक्शन, बेसिक इंटरेक्शन शुरू होता है। उसी तरह से सोशलाइजेशनल गोल्स भी होते हैं, जिसमें कि जो हर एक कल्चर है उसका अपना एक पर्टिकुलर गोल होता है। जैसे कि कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो आज़ादी के बाद से हम लोगों ने कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी को बैन करना, जो सोशल कल्चरल जो ये डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करने की कोशिश करना, उसको उसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करना, जाति वेदी आधारित जो आइडेंटिटी है उसको वीकेंड करने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश करना। तो ये सब चीजें हैं कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर दिखाती हैं। तो जो गोल होता है, अब जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने गोल सेट किया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उस गोल के हिसाब से हम लोग कंज्यूमरिज्म को बढ़ाते हैं, क्योंकि कंज्यूमरिज्म ही है जो इकोनॉमी का बेस बड़ा करता है। तो कंज्यूमर जो हमारे ओरिएंटेशन है उसको हम एक्सपेंड करते हैं, और उसका मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसका उसमें चेंजेज आता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है। जब आपकी
एक ग्लोबल कल्चर एक लोकल कल्चर के साथ मिक्स होता है या उसके साथ उससे मिलता है। तो जो ग्लोबल कल्चर है उसके कुछ सारे एलिमेंट्स ले लेता है और उसको फिर कहीं और जाकर के प्रस्तुत करता है, एक फैशन के रूप में, एक डेजावू के रूप में, एक नए एक्सपीरियंस के रूप में। उसी तरह से सोशलाइजेशन, जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन का प्रोसेस है। अ, हम इस सोसाइटी में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं। अभी हमारी सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कि नेशनलिज्म के फर्वर को और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग किया जाए न्यू जनरेशन के लोगों के बीच में, और उनका जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो एक नेशनलिस्ट व्यक्ति के रूप में हो। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है। इसके बाद मोरल और एथिकल डेवलपमेंट, ये भी पूरी सोसाइटी का एज ए होल हाई मोरल के लोगों का या एथिकल बिहेवियर पर एम्फेसिस होता है, जिसमें कि लोग अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स को पहचान सकें। और खास करके राइट्स एंड रॉन्ग्स जो है सो हमेशा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। राइट्स एंड रॉन्ग्स कभी भी न्यूट्रल या यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकते हैं, हमेशा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। स्किल एक्विजिशन, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में नए स्किल्स सिखाना और उनके स्किल को अपग्रेड करना, तो ये सब चीज़ें स्किल एक्विजिशन भी गोल होता है। धीरे धीरे जो सोसाइटी लार्जर सोसाइटी है वो नई तरह की चीज़ें सीखती जाती है। अभी जैसे अभी आप उदाहरण में देखेंगे तो आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के फिनेंशियल इंडस्ट्री से फिनांस इंडस्ट्री से जुड़े हों, जहाँ पर जैसे कि बीमा हुआ, बैंक लोन वाले हुए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आप उसको जो स्किल का अ, उसमें जरूरी होती है, उस जरूरत होती है, उसको आप उसमें देख सकते हैं। इसके बाद सोशल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ये सोसाइटी में जो अलग अलग लेवल पर लोग हैं, जैसे अब इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परंपरा थी पहले, अब हालांकि ब्रेक हो गई है, कि चाहे वो राजा के पद पर है तो उसके लिए भी एक ड्यूटीज का लिस्ट है, और पुरोहित के पद पर है, अमात्य के पद पर है, सेनापति के पद पर है, सेवक के पद पर है, ऊपर से लेकर के नीचे तक एक तरह का ड्यूटी लिस्ट है। वो चाहे तो किसी चीज़ पर लिखा हो या नहीं हो, अ, वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो असाइन किया कर दिया गया है आपको। जैसे आप मदर हो सकते हैं, डॉटर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, तो स्पेसिफिक रोल्स इज ऑलरेडी असाइन टू यू, और अकॉर्डिंगली आपसे नए नए तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपसे क्रिएट होते हैं। तो और वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसका, वो एक्सपेक्टेशंस किस तरह से लिमिट में रहें, किस तरह से दूसरों के एक्सपेक्टेशन का फुलफिलमेंट अपने एक्सपेक्टेशन के फुलफिलमेंट की ओर बढ़ाया हुआ कदम है। तो ये इस तरह का सोशल कंडीशन क्रिएट करना, सोशल हार्मोनी का कंडीशन क्रिएट करना, इसके लिए सोशल रूल्स और एक्सपेक्टेशंस को समझना जरूरी होता है। उसी तरह से जेंडर एंड सोशल नॉर्म्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें कि जेंडर जो है उसका फॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक जेंडर का फॉर्मेशन, जैसे अभी तक 20-30 साल पहले तक मेल एंड फीमेल डोमिनेंट जेंडर थे, और अभी का जो मॉडर्न कल्चर है या मॉडर्निटी का मूवमेंट आप देखेंगे तो इसमें अगर आप इन दो जेंडर से बाहर हैं तो आप एक तरह का सेलिब्रेशन है, एक तरह का उसका। पहले वो सेलिब्रेशन नहीं था, अब वो सेलिब्रेशन है, या पहले भी सेलिब्रेशन था लेकिन दूसरे लेवल पर सेलिब्रेशन था, अब ये दूसरे तरह का सेलिब्रेशन है। तो ये जेंडर और का जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज होता रहता है, इसकी दिशा दशा क्या होगी इसके बारे में भी जो कल्चरल गोल्स हैं वो सेट किए जाते हैं कि अब जो है सो हम जेंडर न्यूट्रल वर्ड का यूज करेंगे, जो स्टीरियोटाइप्स हैं जेंडर्स के बारे में उसका अवॉइड करेंगे, उसको पूरी तरह से छोड़ देंगे। तो
ये जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में और सोशल नॉर्म्स इन जनरल के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारे चीज़ें सोशलाइजेशन के द्वारा ये स्प्रेड होती हैं, सीखी जाती हैं। उसी तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस भी इम्पोर्टेंट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको तैयार करता है लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में काम करने के लिए, हार्मोनियस रिलेशन बनाए रखने के लिए, अपने सिग्निफिकेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने आप को असर्ट करने के लिए। तो ये कब कहाँ कैसे कौन सा पासा चलना है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाता है। और ये चीज़ आप सीखते हैं दूसरे को देख कर, दूसरे के बिहेवियर को देख करके उसको रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा जाता है, बच्चा जन्म से लेके नहीं आता। एडाप्टेशन टू सोशल चेंज, जो सोशलाइजेशन है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और जो इंडिविजुअल्स हैं वो चेंजिंग सोशल नॉर्म्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करते जाते हैं। जैसे ड्रेस कोड भारत का बदल गया या फूड हैबिट्स बदल गया, तो जो भी सोशल चेंजेस होते जाते हैं उसको सोसाइटी में उसको बदलने का ट्रेंड बनता जाता है। क्योंकि जो सोशल ये पूरे कम्युनिटी का या कल्चर का एक गोल होता है, प्रॉस्पेरिटी के साथ, को एग्जिस्टेंस के साथ, हार्मोनी के साथ एग्जिस्ट कर। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने आज डिस्कस की। तो अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।